हेलो दोस्तों, हम लोग वापस आ गए हैं मोशन की एक्सरसाइज करने के लिए। अभी तक हमने सुना है पॉडकास्ट, हमने देखे हैं प्री रिक्विजिट वीडियोस, हमने देख लिया है कॉन्सेप्ट पूरे मोशन चैप्टर का। मजा आया होगा आपको। कॉन्सेप्ट बहुत इजी था, मैं बोलूं इजीली समझ में आया, ये ठीक रहेगा। और अब हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और पूरे के पूरे एक्सरसाइज जितनी भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है एक ही बार में करके खत्म कर देंगे। आओ शुरू करते हैं। एंड इट्स टाइम टू अप्लाई आवर ऑब्जर्वेशन एंड सॉल्व क्वेश्चंस। तो देखते हैं हमने कितना समझा है मोशन चैप्टर को, और जिस तरीके से स्पीकिंग चॉक्स ने आपको एक्सप्लेन किया है, कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन यूं खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपके साथ हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं मोशन की एक्सरसाइज। आइए, रेड लाइट जल चुकी है। रेड लाइट का मतलब आपको मैं फिर बता दूं, जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, जब ये रेड लाइट ऑन है इसका मतलब आपको पेन नहीं चलाना है, सिर्फ आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं और दिमाग ऑफ कोर्स खुला रखना है। आपको देखना है, सुनना है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले उसका माइंड मैप बन जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन ने एग्जैक्टली क्या पूछा है और आप उसका जवाब कैसे देंगे, आपको किस कॉन्सेप्ट से उसका आंसर निकालना है। तो ठीक है, मैं आपको रेड लाइट पे जो भी समझाऊंगा उसको सुनिए, समझिए, और जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो रेड लाइट की बातें आप भी दोहराएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपके आंसर्स गलत कम होने शुरू होंगे और सारे आंसर्स ठीक निकलेंगे, क्योंकि आप सोच समझ के आंसर लिखेंगे। जरा सा फेरबदल क्वेश्चन में आंसर बदल देता है और स्टूडेंट जनरली ये गलती कर जाते हैं। किसी से भी हो सकती है, मैं भी करता था। तो द थिंग इज कि रेड लाइट पे सुनना है, समझना है, और जब ये लाइट ग्रीन होगी देन यू नीड टू राइट। ओके, तो जस्ट चिल एंड लिसन ऑन रेड लाइट एंड स्टार्ट राइटिंग ऑन ग्रीन वन। ये स्पेशल मॉडल है स्पीकिंग चॉक्स का। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे बकेट में क्या है। रिवाइज करना चाहते हैं तो जाइए वापस और कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिए मोशन चैप्टर का। इट्स ब्यूटीफुल। पूरी की पूरी चैप्टर को सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है, और आप देखेंगे कि जो वहां पे एक्सप्लेनेशन है वो यहां पे कितनी ब्यूटीफुली फिट हो रही है। नथिंग इज डिफिकल्ट व्हेन स्पीकिंग चॉक्स इज ऑन योर साइड। लेट्स स्टार्ट। एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो वो बोल रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ए से चल के बी पे पहुंचा, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, उससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर कोई आदमी होम से चला स्कूल और स्कूल से वापस आ गया होम, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम हो गई। नॉर्मल होम, तो वो डिस्प्लेस कहाँ हुआ? वो जहां से चला था वहीं वापस आ गया। इसका मतलब अगर कोई लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि जहां से गया था वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। लेकिन फिर भी वो बोलेगा कि उसने ये भी ट्रैवल किया और ये भी ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस अभी भी है, जाने का डिस्टेंस प्लस आने का डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो गई। तो ये बात, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से होके गुजरना है। जब ये आंसर आपको देना है तब आप अच्छे से लिख पाएंगे। लेट्स सी व्हाट टू राइट इन दिस आंसर। यस, ऑन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यस, इट कैन हैव। So yes, an object can have zero displacement even when it is moved through a distance. This happens when फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन एक साथ हो जाते हैं, जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म किया। When फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट coincides, दोनों मिल जाते हैं with its इनिशियल पोजीशन। For example, if a person moves around a park and stand on the place from where he started, ये क्या बोल रहा है कि पार्क में एक जगह से शुरू किया ए पॉइंट से और घूम के वहीं पे आ गया, या फिर पार्क ऐसा है
यहां से शुरू किया, ए पॉइंट से वो चला 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 और यहीं पे आके खत्म कर दिया। दैट मीन्स फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन अगर सेम हो गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। दैट वाज सिंपल। बट हमने इसको इतने अच्छी तरीके से इसलिए समझा कि अगर इसके आसपास का कोई क्वेश्चन, इसके जैसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा हो तो आप सोच पाए। इमेजिन करवाना स्पीकिंग चॉक्स का काम है। शुरुआत होती है इमेजिनेशन बिल्डर से। आज ही ऐप डाउनलोड करिए और सुनिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो एक स्क्वायर फील्ड है, साइड है 10 मीटर और फार्मर को लगता है 40 सेकेंड फॉर 1 राउंड। तो 40 सेकेंड में वो कितनी दूर चला जाता है? 10 10 10 10। सपोज करिए यहां से शुरू करता है तो 40 मीटर। यहां तक हमें क्लियर है पहली ही लाइन से। फिर से पढ़ लेते हैं। फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो ठीक है, 40 सेकेंड में पूरा चक्कर काट लेता है। एक साइड 10 सेंटीमीटर की है तो 40 सेंटीमीटर उसका पूरा पेरीमीटर हुआ, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड्स बराबर है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो सपोज करो कि फार्मर घूम के यहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो जीरो हो जाएगा, कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन अगर वो यहां पहुंचा 2 मिनट 20 सेकंड बाद तो 10 हो जाएगा। यहां पहुंचा तो फाइनल और इनिशियल के बीच में लाइन बना के हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी। वो जहां पे भी पहुंचेगा, इसका मतलब हमें यह देखना है कि वो 2 मिनट और 20 सेकंड 40 सेकंड में एक चक्कर काटता है तो 2 मिनट का मतलब होता है 120 प्लस 20 140 सेकंड। तो हमें यह देखना है कि 40 सेकंड में एक चक्कर काटता है तो 140 सेकंड में वो कितने चक्कर काटेगा और उसकी लोकेशन क्या होगी। और जब लोकेशन जहां पे होगी वहां से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट से। जब हम स्टार्टिंग पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट नापना आसान हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन की लेंथ। क्लियर? तो ये करना है इसमें। ये सारी बातें जो मैंने रेड लाइट पे लिखी हैं ये आपके दिमाग से होकर गुजर जानी चाहिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए। तो आगे बढ़ते हैं और ग्रीन लाइट पे देखते हैं कि अब हमें लिखना क्या है इसमें। ABCD इज अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड, यस, ऑफ साइड 10 मीटर। ये तो गिवन पार्ट है, 10 मीटर। 10 मीटर है ये ABCD, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, सब कुछ 10 है। टाइम फॉर 1 राउंड कितना दिया हुआ है? टाइम फॉर 1 राउंड इज 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स। टोटल टाइम कितनी देर तक घुमा वो? 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड इज इक्वल टू 2 इंटू 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये टाइम सेकेंड्स में दिया हुआ है तो यूनिट सेम होनी चाहिए। प्लस 20 इज इक्वल टू 140 सेकेंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड। तो अगर 40 सेकेंड में एक राउंड तो 140 सेकेंड में 140 डिवाइडेड बाय 40। ये वही वाली बात है ना, 40 रुपए की एक आइसक्रीम है, 40 रुपीज की एक आइसक्रीम है, तो 140 में कितनी आइसक्रीम आएंगी? तो 140 बाय 40 इज इक्वल टू 3.5 राउंड्स। तो ये 3.5 चक्कर काट लेगा। ठीक है, आगे बढ़े। 3.5 चक्कर काटेगा तो क्या होगा? देखिए, वो यहां से शुरू किया। सपोज करिए इफ फार्मर स्टार्ट फ्रॉम ए, तो ए से स्टार्ट किया तो ए से जाएगा पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, 3.5। सो बेसिकली वो अल्टीमेटली 3.5 राउंड या 3.5 राउंड्स के बाद सी पे खड़ा होगा। अगर वो सी पे खड़ा हुआ है तो ये हुई उसकी इनिशियल पोजीशन और ये हुई उसकी फाइनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, इनिशियल और फाइनल के बीच की स्ट्रेट लाइन होती है। ये तो स्क्वायर है, ये 90 डिग्री है, ये तो डायगोनल है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। तो बस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर द रूट। सो ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, ये एक राउंड है और आखिरी में जाके वो खत्म हुआ 0.5 राउंड में सी पे। ए सी की लेंथ निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट है तो ऊपर देखिए वेक्टर का साइन लगा हुआ है। यहाँ पे ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज है, जो कि होती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 100, और 100 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा तो 10
√2 अंदर आ जाएगा, 10√2 मीटर्स। आप इसके बाद भी कैलकुलेट कर सकते हो, 10 इंटू 1.414 जो कि हो जाएगा 14.14 मीटर्स। तो अगर आपको डेसिमल में आंसर एक्सपेक्टेड है तो आप लिखेंगे 14.14, अदरवाइज 10√2 मीटर इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। कितनी आसानी से। कॉन्सेप्ट क्या लगा कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब अच्छे से मालूम होना चाहिए था कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन। आपने देखा 140 सेकंड में वो 3.5 चक्कर लगा सकता है, 3 चक्कर में तो वो वहीं वापस आ गया। अगर 3 चक्कर ही लगते, 3 राउंड ही लगते, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती 0, क्योंकि वो जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म हो गया। लेकिन आधा चक्कर और लगा लिया उसने और वो पहुंच गया कॉर्नर पे, करेक्ट। और वहां से हमने स्ट्रेट लाइन लगाई तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने इसको सॉल्व कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन। क्या क्या ट्रू है? इट कैनॉट बी 0। अरे भाई, डिस्प्लेसमेंट पक्की तरीके से 0 हो सकता है। अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन एक ही जगह पे मिल जाएं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है आराम से, अभी हमने देखा। तो ये पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। देखिए, डिस्टेंस हमेशा, पहली बात, इस पहले वाले को देखें, ये तो पक्की तरीके से फॉल्स है, क्योंकि ये देखिए, ये आदमी ने यहां से शुरू किया और चक्कर काट के यहां वापस पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। दूसरे में देखें तो ए और बी के बीच में स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस लंबा हो सकता है, लेकिन तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस कैन नॉट बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट, छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद शॉर्टेस्ट लाइन है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या बड़ा होगा? डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी, द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस से बड़ा मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है, ये भी गलत है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। देखें इसको लिख के कैसे लिखते हैं, ये देखिए, none of the statements, yes, none of the statements is true for displacement. First statement is false because displacement can be 0. Second statement is also false because displacement is less than or equal to the distance traveled by the object. तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, हद से हद बराबर हो सकता है। जब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि स्ट्रेट रोड पे अगर आपका दोस्त रहता है, आप अपने घर से निकले, स्ट्रेट हाईवे पे गए, उसके घर के अंदर चले गए, तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि डिस्टेंस होता है जिसमें लेफ्ट राइट यू टर्न सब कुछ लेना पड़ता है, और जिसकी वजह से वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन के बीच में, उससे छोटा तो नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से छोटा नहीं हो सकता। प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बहुत अच्छे से हमें पता है कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, जिसको हम बोलते हैं s अपॉन टी। तो v इज s अपॉन टी। और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है? s अपॉन टी इन अ डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन। तो स्पीड की यूनिट भी यही, स्पीड का सिंबल भी यही है, वेलोसिटी का भी यही है, ये भी s अपॉन टी है, ये भी s अपॉन टी है। इसमें बस डायरेक्शन और जुड़ा हुआ है। तो स्पीड में डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम होता है, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी होता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वो स्केलर? हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, हमने प्री रिक्विजिट्स में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो स्पीकिंग चॉक्स की ऐप में जाके प्री रिक्विजिट्स देखिए, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि स्केलर और वेक्टर के बीच का डिफरेंस। बार बार नहीं समझाएंगे ना, कोई फायदा नहीं है, अदरवाइज हमने उसको पहले क्यों समझाया होता, इसीलिए समझाया था ताकि बार बार ना समझाना पड़े। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, स्पीड वो क्वांटिटी है जिसके बारे में सिर्फ मैग्नीट्यूड पता हो तो काम बन जाता है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जैसे कि वेलोसिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ जब तक डायरेक्शन नहीं देंगे तो पूरी नहीं मानी जाएगी, इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी, वो डिफाइन नहीं होगी क्वांटिटी। तो ये स्केलर है, ये वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन के बिना काम नहीं बनेगा। ये दो डिफरेंसेस हैं। आइए देखते हैं। नाउ अगर हम इसमें लिखें स्पीड इज द
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। वेलोसिटी में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी से ही तो वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। तो डिस्प्लेसमेंट नाप रहे हैं, यहां डिस्टेंस नाप रहे हैं, वहां तो स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं। वेलोसिटी पता है, इसका मतलब बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड स्पीड इज अ स्केलर quantity and velocity is a vector quantity because it has only magnitude, it has magnitude as well as direction। तो ये है फर्क इन दोनों के बीच में। अच्छे से हमने 3 पॉइंट लिखे। पहला पॉइंट कि स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल सेम चीज, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और तीसरी चीज की स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी है इस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लगता है एक्सप्लेन करने के लिए। नाइस, आगे बढ़ते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एवरेज स्पीड? ऐसा क्या हो सकता है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम हो जाए? ये तो तभी पॉसिबल है जब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कोई फर्क ही ना रह जाए। एक ही तो फर्क है दोनों में। फर्क क्या है कि एवरेज वेलोसिटी नापते वक्त हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। वेलोसिटी शब्द का जैसे ही इस्तेमाल हुआ, आपको सोचना चाहिए कि ये तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है बॉडी, खत्म। तो स्पीड और इसमें यही है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो हम नहीं बता पाएंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच में क्या फर्क है। दोनों सेम नजर आएंगी, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, जो वेलोसिटी है वही स्पीड है, तो खत्म। स्ट्रेट लाइन पे चला दो ऑब्जेक्ट को और बोल दो कि दोनों सेम है, हो गया खत्म। तो रेड लाइट में ये करना है, यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू राइट देन व्हेन लाइट टर्न्स green. Okay, so the magnitude of the average velocity and of an object is equal to its average speed only when the object is moving in a straight line। तो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो दोनों का सेम होगा ही, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की वजह से कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आया। अगर ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो यही है इसकी स्पीड और यही है उसकी वेलोसिटी। कब फर्क आता? जब वो ट्रैवल कर रहा होता, मुड़ के राइट लेफ्ट ले रहा होता, डायरेक्शन चेंज हो रहा होता, तो वेलोसिटी चेंज हो जाती। या फिर वैल्यू अलग अलग होती। तो जब सेम ऑब्जेक्ट है तो ट्रैवल कर रहा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की वैल्यू तो अलग अलग हो नहीं सकती। सिर्फ क्या अलग हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो सेम हो जाएगी दोनों, और हमने इसको स्ट्रेट लाइन पे चला के ये बोल दिया कि ये डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। इजी पीजी, राइट? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? ऑडोमीटर क्या नापता है? ऑडोमीटर पता क्या होता है? वो जो अपना मीटर सा लगा रहता है, उसमें डिस्टेंस आता रहता है। डिस्टेंस नापता है कि डिस्प्लेसमेंट? अरे कार में लगा हुआ है भाई, कार राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल से कुछ मतलब नहीं है। आप कभी नहीं बोलोगे कि भैया मैंने तो कार खरीदी थी, 2 साल चलाई और वापस अपने घर पे रख दी, डिस्प्लेसमेंट 0 है। बिल्कुल ब्रांड न्यू है जी, कल ही खरीदी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डिस्टेंस नापेंगे वहां पे कि कितना चली है, उससे पता चलेगा कि कितनी पुरानी हो गई है और उस हिसाब से उसका रेट लगेगा। Cool. So the odometer of an automobile measure the distance covered by an automobile. So distance covered निकालते हैं, ना कि displacement। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो भाई फाइनल माइनस इनिशियल हो सकता है वो 0 आ जाए। वो घर से चल के गई थी, पूरे इंडिया का चक्कर काट के वापस घर आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0, वाह 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 वाह, ये तो ब्रांड न्यू है। ऐसा नहीं होगा, काफी कुछ घिस गया होगा उसमें। डिस्टेंस ट्रेवल बताता है वो कि वो चली कितनी है, एक्चुअल पाथ की लेंथ कितनी है, राइट?
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या हो रहा होगा? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल कर रहा होगा। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कर रहा होगा। ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइप का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आएगा। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा यूनिफॉर्म मोशन, सिर्फ मोशन की बात हो रही है, मतलब वो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम में वो कांस्टेंट है। वही वाली बात, 60 किलोमीटर इन 1 आवर, 60 किलोमीटर इन 60 मिनट, 30 किलोमीटर इन 30 मिनट, 15 किलोमीटर इन 15 मिनट, 10 किलोमीटर इन 10 मिनट, 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, हाफ किलोमीटर इन 30 सेकेंड। याद है ना? तो ऐसे हाउ एवर स्मॉल द interval may be, the uniform motion will have equal distance in equal interval of time. So an object having a uniform motion has a straight line path. तो कहने का मतलब है कि अगर उसका ग्राफ भी बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ये रहा डिस्टेंस और ये रहा टाइम, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कूल, इजी था यहां तक। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। ओ, 5 मिनट लगे उसे यहां तक ग्राउंड स्टेशन में आने के लिए, उस सिग्नल को। इंटरेस्टिंग। 5 मिनट अगर लगे तो 300 सेकंड करीबन, 300 सेकंड करीबन, क्या 300 सेकंड। छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है, जैसे सन से लाइट को आने में अर्थ तक 500 सेकंड्स लगते हैं, तो सन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो ये करीबन 9 करोड़ किलोमीटर दूर होगा। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की पहली लाइन से एक लॉजिकल इंसान बता सकता है कि इसका क्या है डिस्टेंस, 9 करोड़ किलोमीटर। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? मैंने बताई दी आपको 9 करोड़, क्योंकि सन से लाइट आने में 8 मिनट एंड 20 सेकंड लगते हैं, जो कि होता है 500 सेकंड, और 1 सेकंड में लाइट ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर। 500 इंटू 3 लाख करेंगे तो आएगा 15 करोड़। 15 करोड़ किलोमीटर दूर सन है और इसको टाइम लग रहा है 5 मिनट, दैट इज 300 सेकंड। सो 300 सेकंड और 500 सेकंड में आपको पता है 500 का मतलब 15 करोड़, तो 300 का 9 करोड़, एंड दैट्स डन। स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर, मीटर पर सेकंड, तो इसका आंसर शायद मीटर पर सेकंड में है तो थोड़ा डिफरेंट आएगा। 9 करोड़ किलोमीटर ना आके समथिंग एल्स, बिकॉज इट इज इन मीटर, 3 जीरो और लग जाएंगे, बट इजी पीजी है। आइए करके देखते हैं। हियर टाइम टेकन इज 5 मिनट्स, तो 5 मिनट लग रहे हैं इसको आने में अर्थ पे सिग्नल को, तो सेकंड्स कितने लग रहे हैं? 300 सेकंड्स। मैंने आपको बताया था कि सन से लाइट आने पे अर्थ पे 500 सेकंड्स लगते हैं, इसको लग रहे हैं 300 सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। Hence the distance s is equal to, s क्या होगा? सिंपल सा होगा, s is equal to velocity into time। भाई साउंड, ये लाइट की वेलोसिटी कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? 300 सेकंड, तो बस मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 10⁸ इंटू 300, और ये आ गया आपका 9 इंटू 10⁻10 मीटर। कैसे आया? 3 इंटू 10⁻300, ये 8 जीरो तो यही थे, 2 जीरो और हो गए, तो 10 जीरो हो गए, 3 3 9। सिंपल कैलकुलेशन, 9 इंटू 10⁻10 मीटर्स। अगर हम किलोमीटर में लगाएंगे तो 3 जीरो उड़ जाएगा, 9 इंटू 10⁻7 किलोमीटर्स हो जाएगा, और जो कि होता है 9 करोड़ किलोमीटर, जो मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, अभी तो कहानी शुरू नहीं हुई, लगता है ये वार्म अप करा रहा है एनसीईआरटी हमें। आइए देखते हैं। मैंने देखा है इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ 10-12 न्यूमेरिकल्स हैं, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दोज न्यूमेरिकल्स टू कम, सो दैट मैं आपको समझा सकूं कि वो कितने ईजी हैं। ओके, लेट्स डू दिस। व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल्स हमें मालूम है भाई। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? पहले बता, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है v-u/t, मतलब वेलोसिटी जितनी चेंज हुई है, फाइनल माइनस इनिशियल। बताया था ना आपको, 5 से 15 हो गई आपकी वेलोसिटी, तो 5 पे जा रहे थे तो इस तरीके से आपकी वेलोसिटी बढ़ी, तो 5 से 15 हो गई, तो आप बोलेंगे 15, सॉरी यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, 15 माइनस 5, तो 10 की इंक्रीज हुई है, 10 की इंक्रीज हुई है, और टाइम कितना लगा? लेट्स से 5 सेकेंड, तो आप बोलोगे 10/5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको याद हुई होगी ऐसा ही यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, नहीं तो कॉन्सेप्ट वीडियोस देखिए, उसमें प्योरली अच्छे से समझाया गया है कि ये यूनिट कैसे आई, क्यों आई, कहां से आई।
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब हर सेकंड में 2 की स्पीड बढ़ेगी, 2 की वेलोसिटी बढ़ेगी, सॉरी 2 की वेलोसिटी। 10 से हो जाए 5 से हो जाएगी 7, 7 से हो जाएगी 9, 9 से हो जाएगी 11, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, ऐसे ऐसे बढ़ेगी। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एब्रप्टली बढ़े, कभी 2 बढ़े, कभी 3 बढ़े, कभी 1 बढ़े, कभी कम हो जाए, ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बीच का डिफरेंस क्लियर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट, जिस रेट से वो चेंज कर रही है, अगर वो कांस्टेंट है, जैसे कि यहां पे आंसर आ रहा है कि 2 के रेट से बढ़ रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे कि आप कहीं किसी टॉल टावर से किसी चीज को ड्रॉप करेंगे तो स्टार्टिंग 0 से होगी और फिर 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगी स्पीड मीटर पर सेकंड, प्रिसाइसली 9.8, बट मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 20 मीटर पर सेकंड, और फिर 1 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। तो ये बढ़ रही है, ये फ्री फॉल है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। या किसी स्लोप में कोई बॉल स्मूथ स्लोप में नीचे जा रही है ग्रेविटी की वजह से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल हमें नेचर में बहुत खूबसूरती से मिलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हमें पता है, तो हम आंसर लिख सकते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ, सबसे पहली प्रॉब्लम, इफ इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं हुई तो इसकी तो वेलोसिटी ही चेंज होती रहेगी। अगर वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, बिकॉज वेलोसिटी 2 तरीके से चेंज होती है, एक डिस्टेंस पर यूनिट टाइम चेंज होता जाए, तो और अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो भी तो वेलोसिटी चेंज हो गई। तो अगर वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगा? वेलोसिटी चेंज होगी तो रेट ऑफ चेंज होगा। तो पहले हम मानेंगे कि स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स। तो यहां पे क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है और जो जिस रेट से वो चेंज हो रही है वो कांस्टेंट है, इंटरवल ऑफ टाइम। तो पहला पॉइंट ये है कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, मतलब बिल्कुल सीधी जा रही है, उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, इक्वल इंटरवल्स में, मतलब हर सेकंड में 2-2 की बढ़ रही है या 2-2 से कम हो रही है वेलोसिटी। जो भी हो रहा है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं। एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, उसमें कोई बात नहीं है। यूनिफॉर्म है कि नहीं है ये चेक करना है, ठीक है? तो यूनिफॉर्म हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? A body is said to be non-uniform acceleration if the rate of change of its velocity is not constant। तो अगर रेट ऑफ चेंज उसका कांस्टेंट नहीं है, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं है, मतलब कभी 2 बढ़ रही है, कभी 3 बढ़ रही है, कभी 5 बढ़ रही है, तो भी नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एक ही चीज चाहिए। पहली बात, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन पे जा रही है बॉडी, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, और वेलोसिटी चेंज होगी, बिल्कुल बिल्कुल होगी। मैंने बोला कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, लेकिन जिस रेट से चेंज होगी वो चेंज नहीं होना चाहिए। दैट इज, सपोज आपको रोज 10 रुपए मिल रहे थे, अगले दिन 12 मिले, फिर उसके बाद 14 मिले, हर दिन यू आर गेटिंग 2 रुपीज मोर। तो ये 2 रुपीज का जो इंक्रीज है, ये आपका रेट है। हर दिन 2 रुपीज पर डे एडिशनल जुड़ रहे हैं, तो वो 2 रुपीज ही जुड़ते जाएंगे जब तक। हर रोज अगर आपकी मम्मी आपको 2 रुपये का कॉइन देती है पिगी बैंक में डालने के लिए, आप बड़े बच्चों, आपको पिगी बैंक नहीं होगा, लेकिन आप अगर अपने छोटे भाई बहन को 2 रुपये देते हैं रोज पिगी बैंक में डालने के लिए, तो आपका रेट कांस्टेंट है। किसी दिन 2 रुपये देते हैं, किसी दिन 1 रुपये देते हैं, किसी दिन 4 रुपये देते हैं, तो ये रेट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? तो पहले वाले में स्ट्रेट लाइन पे और इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रेट चेंज होगा कांस्टेंट, और नीचे में अगर रेट डिफर हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसका ग्राफ कैसा बनता है? वेलोसिटी टाइम एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ऐसा भी हो सकता था और ऐसा भी हो सकता था, लेकिन इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक कर्व बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी के चेंज का रेट डिफरेंट है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट? अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट। अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। क्या किया इस बस ने? 80 पे जा रही थी, सामने गाय आ गई मेरे कहने का मतलब है 80 पे जा रही थी, इसके सामने कुछ ऐसा आया जिसकी वजह से इसने ब्रेक लगाए, इसने ब्रेक लगाया है। सो 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर गए, तो ये 20 की रिड्यूस हो गई स्पीड। कितनी देर में? 5 सेकंड में।
तो पहले तो ये किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ सकता है मीटर पर सेकंड में। क्यों करना पड़ेगा? आप सोचोगे नहीं करता मैं, क्योंकि यहां पे टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है, तो इसको सेकंड में करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। हमने सीखा है प्री रिक्विजिट्स में, देखिए प्री रिक्विजिट्स कितने काम आते हैं। यहां पे अगर हमें वो चीज नहीं आती होती तो फिर सीखनी पड़ती, क्योंकि आप प्री रिक्विजिट्स का वीडियो देख के बैठे हो ना। अगर नहीं बैठे तो प्री रिक्विजिट्स का वीडियो खोलो और देख लो। प्री रिक्विजिट के वीडियोस में ये सारी बातें सिखाई गई हैं जो यहाँ पे चैप्टर को सॉल्व करते वक्त फंस सकती थी। सो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। और अगर उल्टा यहां से यहां कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और फिर हम देखेंगे यहां से यहां पे कितने का चेंज हुआ, और फिर हम निकाल देंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, बिकॉज हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये सारी बातें आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले। आइए देखते हैं। इनिशियल स्पीड इसकी 80 किलोमीटर पर आवर है, बिल्कुल ठीक। क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम 80 × 1000 अपॉन 60 × 60 क्यों किया? किलोमीटर करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 × 60 किया। बट ये पूरे का आंसर तो 5/18 होता है। 1000 अपॉन 3600, 2 0 कट गए, 10 अपॉन 36 दैट इज 5/18। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, और 80 को जैसे 5/18 से करते हैं तो अजीब सा नंबर आता है 22.22 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड 60 हो गई, इसके साथ भी हमने वही किया, ये आया 16.66 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन है 5 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं, हमको पता है इनिशियल स्पीड पहले 22 थी 0.22, फिर 16.66 हो गई, कम हो गई। तो जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे दैट इज 16.66 माइनस 22.22, तो नेगेटिव आंसर आएगा। क्यों ना आए? ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन है, यहां ब्रेक लग रहे हैं, रोक रहे हैं हम गाड़ी को, ठीक है। ओके, सो एक्सेलरेशन क्या होता है? A = v - u अपॉन t। फाइनल ये है वेलोसिटी, बाद में ये हो गई, तो 16.66 माइनस 22.22 अपॉन टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। इसका आंसर आया -5.56 अपॉन 5, जो कि होता है -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर वाले की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, याद है ना? पॉडकास्ट में मैंने बोला था मेरे पर निकल आए हैं मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, तो पर हो रहा है यहाँ पे, और ऊपर भी 1 सेकंड था, नीचे भी 1 सेकंड था, जिसकी वजह से वहां पे आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चेंज इन वेलोसिटी आपने देखा, फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे फाइनल कम है इनिशियल से, इसलिए आंसर नेगेटिव है। और नेगेटिव का मतलब ब्रेक लग रहे हैं, एक्सेलरेशन नहीं है ये, मतलब एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, या मैं बोलूंगा इसको स्ट्रेट अवे रिटार्डेशन है। अच्छा, कहीं पे लिखा हो रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हो, या कहीं पे लिखा हो एक्सेलरेशन ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक्सेलरेशन बोला जाता है, नेगेटिव बोला जाता है, तो पता चल जाता है कि ये नेगेटिव वैल्यू डालनी है, लेकिन रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बच्चे गलती कर सकते हैं और 2 के पीछे नेगेटिव लगाना भूल सकते हैं। इसलिए रिटार्डेशन का मतलब पता होना चाहिए। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है, ओके।